नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है बड़ी खबर का और बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक बड़ी बैठक की गई है और आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और मुख्यमंत्री की ओर से तमाम तरह के आदेश भी जारी किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा निवास में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की जनरल बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ने कहा है कि सुशासन और प्रभावी शासन के लिए प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तरदायी और नैतिक मूल्यों से युक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी मनोस्थिति में परिवर्तन आए और वो अच्छे नागरिक के साथ साथ अच्छे अधिकारी और कर्मचारी भी बन सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विभिन्न विभागों, संस्थानों और अन्य प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जो भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, हिपा उन सभी से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे और इन सभी का रिकॉर्ड भी रखा जाए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि यह बड़ी जानकारी मिल रही है और खबर है सूत्रों के हवाले से कि केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें तीनों कानूनों को रद्द करने की मंजूरी मिल गई है। कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव आएगा। तीनों कानूनों को रद्द करने का फैसला सरकार को उससे पहले लिया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था देश को संबोधित करते हुए। और अब आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें इस कृषि कानून को वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कृषि कानून को वापस लेने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। शीतकालीन सत्र में अब कृषि कानून वापसी का जो प्रस्ताव है वो आएगा। तीनों कानूनों को रद्द करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। फिर से आपको हम बता दें कि कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। शीतकालीन सत्र में अब कृषि कानून वापसी का जो प्रस्ताव है वो आएगा। तीनों कानूनों को रद्द करने की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की ओर से दी जा चुकी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, यानी कि कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक इस बाबत नहीं मिल पाई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि तीनों कानूनों को रद्द करने की जो मंजूरी है वो केंद्रीय कैबिनेट की ओर से दे दी गई है। और इसीलिए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। तीनों कानूनों को रद्द करने की मंजूरी मिल चुकी है और कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में अब कृषि कानून वापसी का जो प्रस्ताव है वो आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले ही कह चुके हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला हमने लिया है, लेकिन जो कानूनों की रद्द करने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। और केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक जिसमें बताया जा रहा है कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने को लेकर जो मंजूरी है कैबिनेट ने वो अपनी दे दी है। और अब शीतकालीन सत्र जो कि 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा सत्र के दौरान। और इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से वापस लेने पर अपनी मुहर लगा दी गई है। तो शीतकालीन सत्र में अब आगामी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। फिर से आपको हम बता दें, राजधानी दिल्ली से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तीनों कानूनों को रद्द करने की मंजूरी मिल चुकी है। कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। शीतकालीन सत्र में अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। मोदी कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 11 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। हालांकि किसानों की ओर से पहले यह कहा जा रहा था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, लेकिन अब कानून वापस तो हो चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। किसानों ने अभी भी घर वापसी नहीं की है। और हर खबर हरियाणा के चैनल हेड सुंदर सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। सुंदर सोलंकी जी, अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि तीनों इन कृषि कानूनों को वापसी की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मिल चुकी है। अमित, बिल्कुल बड़ा कदम है उस दिशा में। जिस तरह से किसानों की तरफ से यह विश्वास जताया जा रहा था कि हमें तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, और आज ये कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो गया कि कानून वापसी होंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि शीतकालीन सत्र में ही
इस चीज को वापस कर दिया जाएगा, उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं जो परस्पर, क्योंकि हमने देखा कि कल राकेश टिकैत जो किसान नेता थे हमारे चैनल में भी आए और हमसे बातचीत भी की, उस दौरान भी उनका यही था कि कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी है, एक बातचीत की कमी है। तो ये एक दूसरा बड़ा कदम है जहां पीएम की घोषणा के बाद ये जो प्रस्ताव है उसको कैबिनेट में पास किया गया और बाकायदा ये भरोसा दिया गया कि शीतकालीन सत्र में ये चीज अंजाम तक पहुंचा दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों का जिस तरह से 29 को ट्रैक्टर मार्च है, तो ये दोनों तरफ से जो लगातार पिछले एक साल में ये स्थिति बनी थी कि एक विश्वास, एक परस्पर जो विश्वास था वो देखने को नहीं मिल रहा था। अब ये स्थिति सरकार पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहती है कि उनकी तरफ से कोई शंका नहीं है। किसानों को अगर कानून पसंद नहीं आए हैं तो उन्हें वापसी लेने की प्रक्रिया उसी तेजी से की जा रही है जिस हिसाब से पीएम ने भरोसा जताया था। अमित, बिल्कुल। लेकिन सुंदर सोलंकी जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत को कल हमने भी सुना, आपने भी सुना, वो अड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि अभी घर वापसी का हमारा किसी तरह का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कानूनी जो प्रक्रिया है उसको वापस, इन कानूनों को वापस लेने की वो शुरू कर दी गई है सरकार की ओर से, और ये दिखाने और जताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमने कहा है हम उसको करके भी दिखाएंगे। लेकिन 29 नवंबर की जो तारीख है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी। तो क्या जो संसद कूच का ऐलान पहले कर चुके हैं किसान, उसको टालने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे इन चीजों का फर्क पड़ता है राजनीति में, और ये जो इस तरह की बातें होती हैं, एक बड़े मुद्दे होते हैं, पूरा देश इसमें जिस तरह से इन्वॉल्व था और सभी लोगों को एक बड़ा मैसेज देने की बात की जाती है, चाहे वो विपक्ष को देना हो, चाहे वो देश को देना हो, चाहे किसानों को देना हो, तो ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से स्पष्ट कर रही है, ये पूरा संदेश दे रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दोनों में जहां 29 की महत्वपूर्ण बैठक है वहां किसान अभी भी, क्योंकि आपने भी देखा, हमने भी, राकेश टिकैत ने विशेष तौर से ये कहा कि हमारी चाहे वो मुकदमा वापस लेने की मांग हो, उनको मुआवजे की बात हो, जिन किसानों की शहादत हुई है या जिन किसानों की मौत हुई है उनकी तरफ से, और ये प्रमुख मांगे हैं एमएसपी की बात। एमएसपी को लेकर भी उनका अड़ियल रुख है कि एमएसपी की जब तक गारंटी नहीं होगी तब तक वो इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ये कदम आगे आज लिया है, शीतकालीन सत्र में इस पर वापसी पे मोहर लग जाएगी, तो जाहिर सी बात है एक दबाव भी बनता है, और ये चीज पैदा होती है कि जब सरकार ये बात कह रही है तो सरकार पे भरोसा करना चाहिए, किसानों को भरोसा करना चाहिए। तो ये चीज अब किसान आंदोलन की जो समस्या यूं कहिए कि पूरे लोगों को उठानी पड़ रही है, वो एक समाधान की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुंदर सोलंकी जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे चैनल है, सुंदर सोलंकी जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया है विस्तार से कि किस तरीके से चाहे सरकार हो या फिर किसान, दोनों ही आमने सामने हैं इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन सरकार ये दिखाना और जताना चाहती है कि देखिए, हमने जो ऐलान किया है, अपने ऐलान और वादे के मुताबिक अब हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है और शीतकालीन सत्र में आगे की जो प्रक्रिया है उसको भी शुरू किया जाएगा। और चलिए, चंडीगढ़ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की ये बैठक होने वाली है। परिवहन मंत्री के निवास पर यह बैठक होगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की ये बैठक यहां पर की जा रही है। और बताया जा रहा है कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर यह बैठक आयोजित की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ ही देर के बाद दोपहर 2 बजे स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की चंडीगढ़ में बैठक होनी है, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर यह बैठक होगी। दोपहर 2 बजे यह बैठक शुरू होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये बीजेपी के लिहाज से दोपहर 2 बजे जब ये बैठक शुरू होगी, इस बैठक से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं वो भी हर खबर हरियाणा सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। आपको पल पल की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की ये बैठक होनी है चंडीगढ़ में। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के निवास पर यह बैठक होगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में शिरकत करेंगे, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बैठक से निकलकर क्या कुछ आता है, बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया जाता है, चिंतन और मंथन का दौर चलता है, इस बारे में भी आपको हम ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन अभी जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विकेश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के लिहाज से दोपहर 2 बजे शुरू होनी है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, क्या जानकारी? विकेश, आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं क्या आप? विकेश, आवाज आ रही है आपको हमारी, सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकेश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की ये बड़ी बैठक आज होने वाली है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर। विकेश, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विकेश, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर। जी विकेश, दीजिए पूरी जानकारी। ये जो बैठक है बीजेपी के लिहाज से महत्वपूर्ण ये बैठक है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा होनी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज चंडीगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आज मूलचंद परिवहन मंत्री के आवास पर 2 बजे होनी है। जी, सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ ही इसके प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कविता जैन तमाम कमेटी सदस्यों में शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विकेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बैठक पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी, जो भी अपडेट होगी वो आपको हम सबसे पहले बताएंगे। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में हरियाणा के सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग की ओर से टैगोर थिएटर में संगीतमय प्रस्तुति सजदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित रहे। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, इसके अलावा कई और भी विधायक मौजूद थे। हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वी उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल के अलावा तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी यहां मौजूद थे। यमुनानगर जिले के अलाहार गांव के रहने वाले राहुल कुमार जर्मनी में सांसद बन गए। यमुनानगर पहुंचने पर सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। जर्मनी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने राहुल कुमार ने बताया है कि अपने देश और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। वहां जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी प्रेरणा तो भाई हो और उन्हें अच्छा भी लगा आप सब अपने आप पर अपने ऊपर गर्व महसूस हो। हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ की जो पावन धरती है उसका आशीर्वाद लें और दूसरे देशों में भारत को अच्छे से प्रस्तुत करें। का जमाना है, हर कोई इंसान उस पर फॉलो करता है, हर कोई इंसान उससे जुड़ा रहता है, मगर याद रख दूर भी ले जाता है। आजकल इंसान अभी 1.5 हफ्ते से भारत आए हुए हैं और मैं ये सोचता हूँ कि अपने देश के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं हमारे, उनको लिए भी एक प्रेरणा हो कि देश में वापसी आने कर कोई ना कोई प्रोजेक्ट करें, देश में वापसी आकर अपने लोगों से मिलें और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो धरती, जो पावन धरती है, उसके ब्लेसिंग्स लें और उसको दूसरे देश में जाकर अच्छे से रिप्रेजेंट करें। उनको बताएं कि हम कैसे हैं, भारतीय लोग कैसे हैं, उनकी जो रूपरेखा है वो कैसी है। इसलिए हम यहाँ भारत माता की, भारत माता की।
देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर वायु प्रदूषण की चपेट में ये इलाके देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर हवा को सहन किया जा सके। फरीदाबाद की बात करें तो यहां भी पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 के पार है। साथ ही लोगों का कहना है कि उन्हें घूमने फिरने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा धुआं सा होता है जी, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जब सुबह में आते हैं तो पूरा अंधेरा सा होता है और सांस की भी दिक्कत आती है लेने में। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है। क्या लगता है नगर निगम प्रशासन ने कुछ ऐसा कार्य क्या है? कुछ भी ऐसा नहीं किया, हमने तो देखा नहीं, न पेड़ों पर कोई छिड़काव किया है, न रोडों की सफाई है। तो पूरी गंदगी फैली हुई है और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जो व्यवस्था है उसके अनुसार तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती हैं और आंखों में जलन होती है। मैं तो कम से कम 10 दिन बाद अब घूमने के लिए निकला हूँ इसी कारण से, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसमें जो भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो सकती है इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वो सरकार को या प्रशासन को अपनी तरफ से ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए। रोहतक में हरियाणा पुलिस साइकिल रैली जागृति यात्रा का आयोजन कर रही है, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए है। आपको बता दें कि जागृति यात्रा साइकिल रैली सोनीपत से गोहाना होते हुए रोहतक पहुंची, जहां महिला थाना डीएसपी सुशीला देवी और उनकी टीम ने साइकिल रैली का स्वागत किया। आपको बता दें कि रैली में 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और रैली का नेतृत्व 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हरियाणा पुलिस की एसीपी ममता सौदा कर रही हैं। आपको ये भी बता दें कि 25 दिनों में 23 जिलों को कवर करते हुए साइकिल रैली करीब 1194 किलोमीटर का सफर तय करेगी। देखिए, इसमें 15 जो है हमारे पुलिस कर्मचारी महिलाएं शामिल हैं, जो इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि हमारे हरियाणा के प्रत्येक विमेन को जागृत किया जाए, उनके अधिकारों के बारे में, जो कानून उनके लिए बने हैं, जो उनके सहयोग के लिए बने हैं, उसके बारे में। हरियाणा की जो स्कीम्स हैं जो विमेन के लिए बनी हुई हैं, वो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। इसके साथ ही उन्हें सुदृढ़ बनने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हम लोग बताएंगे कि जो क्राइम से भी बचा जा सके, और इसके साथ यदि क्राइम हो जाता है तो वो कहाँ अप्रोच करें, और उसके लिए वो अपनी आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि जब तक वो खुद जो है अपने ऊपर हुए उत्पीड़न को नहीं बताएंगी तो कैसे सब समझ पाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में कम रैंकिंग आने के बाद उपायुक्त अनीश यादव ने संज्ञान लिया। उन्होंने शहर के बाजारों, कूड़ा डंपिंग पॉइंट और पार्कों का निरीक्षण किया, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन को सुधार करने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी काम में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अनीश यादव ने आवारा पशुओं से शहर को मुक्त करने के लिए नगर परिषद को कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। दो तीन पॉइंट्स पे एक्शन हमारी तरफ से लिया जाएगा आने वाले दिनों में। एक तो स्टे कैटल को लेके हमारा जो टेंडर है, क्योंकि यहाँ पे स्टे कैटल की समस्या काफ़ी गंभीर है, तो वो टेंडर फ्लोट कर दिया गया है एमसी के द्वारा। इसके अलावा जो हमारे सेकेंडरी पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन है, उनको रिड्यूस करके जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करा जाएगा। वो हाउस होल्ड के अलावा जो हमारी जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे भी इस चीज़ को स्ट्रेस करा जाएगा। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार फिसड्डी रहे कनीना कस्बे को अतिक्रमण मुक्त बनाने और शहर की सुंदरता को सुधारने के लिए एसडीएम सुरेंद्र सिंह खुद बाजार में उतरे। दरअसल दुकानदार लगातार अतिक्रमण की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद एसडीएम ने बाजार का दौरा किया और दुकानदारों को दुकानों के आगे सीमित दूरी तक सामान रखने के आदेश भी जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय के बाहर व्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। बस स्टैंड और पुलिस चौकी के आसपास हुए अतिक्रमण को लेकर उन्होंने नगरपालिका और पुलिस को कस्बे को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आदेश भी जारी किए। एसडीएम साहब के निर्देशन में अभी साहब का जो दौरा किया गया, इसमें देखा गया कि अतिक्रमण की समस्या से आवागमन में काफी बाधा उत्पन्न होती है।
इस संबंध में इनको हटवाया गया है, कार्रवाई की गई है। बाकी आगे भविष्य में अभी नगर पालिका से संपर्क करके और एक विशेष अभियान हम चलाएंगे रोजाना, ताकि आवागमन सही रहे और जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी लाई जा सके। जो शहर में जो है ना, काफी लोग दुकानों से आगे सामान रखे हुए हैं और कुछ लोगों ने जो है ना पार्किंग से बाहर व्हीकल अपने रोड को कवर कर रखा है, जिससे कि सारी व्यवस्था जो है शहर की वो खराब हो रही है। और मेन रोड पे जहाँ पे व्हीकल्स बहुत ज्यादा आते जाते हैं, तो वहाँ लोगों ने काफी दुकानदारों ने काफी आगे तक अपना सामान वगैरह रखा हुआ है, तो वो हमने हटवाया है उसको। ये SHO साहब और ये मैडम इंचार्ज हैं, तो क्योंकि उनकी मदद से और आगे भी इस तरह की व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। सिरसा में भारतमाला परियोजना के तहत अधिकृत की गई जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का विरोध किया है। साथ ही किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के कामकाज में दखल डालने पर किसान नेता राकेश भटोरिया सहित कई किसानों को हिरासत में लिया गया। जबकि जब किसानों ने SDM कार्यालय का घेराव कर रिहाई की मांग की तो हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया गया। किसानों ने कहा है कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक किसानों का ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सभी साथियों को पता चला, भारी पुलिस बल के साथ लाठी गोली के दम पर जजपा और भाजपा गठबंधन की हुकूमत कब्जा लेना चाहती थी। अचानक ये आए, सारे साथी हम इकट्ठे हुए, सारे किसान साथी आ नहीं पाए, संख्या बल थोड़ा कम था, लेकिन मजबूती से हम सारे साथी जमींदारा होटल पर इकट्ठे हुए और इनका मुकाबला किया। बाहर की जो फोर्स आई थी उन्होंने किसानों के ऊपर दमन किया है। मेरे भी हाथों के चोटें आई है, पुलिस ने हमारे कपड़े फाड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं इस राज से, इन किसानों से तुम ताकतवर नहीं। और पंचकुला से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं, जो कि पंचकुला से आ रही है। पंचकुला से बड़ी जानकारी यह है कि पंचकुला पहुंचे हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। गुरुद्वारा नाडा साहिब में आशीर्वाद दिया है। गुरुद्वारा नाडा साहिब की हेड ग्रंथी से मिले, गुरुद्वारा नाडा साहिब में आशीर्वाद दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। पंचकुला पहुंचे हैं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। गुरुद्वारा नाडा साहिब में आशीर्वाद दिया है। गुरुद्वारा नाडा साहिब के हेड ग्रंथी रहे इस दौरान मौजूद। गुरुद्वारा नाडा साहिब में उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो गुरुद्वारे में पहुंचे और जहां उन्होंने मत्था भी टेका। और इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज बन टकराती है शासन प्रशासन से। खबरों